नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकर्ण, सहायक आचार्य EFM श्री राधे श्याम आर मुरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज हम बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी विषय इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत पेपर संख्या प्रथम EFM प्रथम में यूनिट संख्या सेकंड के अंतर्गत राजस्थान में पंचायती राज के अध्याय में आज हम भारत में पंचायती राज संस्थाओं के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए, इनका विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्यतया पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की समितियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें अनेक प्रकार के संवैधानिक कदम उठाए। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राव समिति, सिंघवी समिति और 13वां संविधान संशोधन भी इनमें शामिल है। इस प्रकार यूनिट संख्या सेकंड में पंचायती राज संस्थाओं के विकास या पंचायती राज संस्थाओं के विकास हेतु उठाए गए कदम मुख्यतया विगत 5 दशकों में पंचायती राज संस्थाओं के विकास हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं, जिसमें कुछ वर्षों से निरंतर पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया जा रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि देश की सरकार पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास के लिए एकमात्र जिम्मेदारी इकाई के रूप में स्वीकार करती है। अर्थात संपूर्ण देश में पंचायती राज संस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कार्य कर रही हैं, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं ने तीनों स्तर पर, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायती, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें एक अच्छे ग्रामीण विकास प्रशासन के रूप में एक सराहनीय कार्यों में सहभागिता रही है। इसी क्रम में पंचायती राज संस्थाएं में ऐसी स्थिति में जब ग्रामीण विकास शासन की प्राथमिकता सूची में स्थान पा रहा है, पंचायती राज संस्थाओं की जिम्मेदारी अधिक बढ़ गई हैं। पंचायतें प्रजातंत्र का प्रथम सोपान के रूप में कार्य कर रही हैं। ये गणतंत्र की आधारशिलाएं हैं। पंचायतें ही ऐसी संस्थाएं हैं जो गांवों के विकास के लिए सीधी जिम्मेवार हैं। ग्रामीण धरातल पर लोगों का सीधा संपर्क पंचायतों से होता है। पंचायती राज संस्थाएं चाहें तो अपने क्षेत्र में संपूर्ण बदलाव ला सकती हैं और पंचायतों का ये मुख्य दायित्व है कि गांवों के विकास के लिए निर्धारित योजनाओं को लागू करने में यथेष्ट योगदान करें, प्राथमिकताएं निर्धारित करें और गांवों को हर प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न बनाएं। विकास के लाभ से वंचित, पिछड़े एवं निर्धन लोगों के कल्याण कार्यों को पंचायतें गंभीरता से पूरी करेगी तो निश्चित ही हमारे ग्रामीण आंचल का नक्शा ही बदल जाएगा। इस प्रकार पंचायती राज संस्थाएं गांवों के सामाजिक पक्ष के प्रति भी समान रूप से उत्तरदायित्व हैं और समाज सुधार के कार्यक्रमों की सफलता पंचायतों के सक्रिय योगदान पर निर्भर है। दहेज, बाल विवाह, मृत्यु भोज जैसी रूढ़ी उन्मूलन एवं अपराध नियंत्रण तथा पर्यावरण प्रदूषण के निवारण जैसे दायित्व पंचायतों की पहल से निष्पादित किए जा रहे हैं।
गाँव के नवनिर्माण और विकास के गुरुतर दायित्वों से प्रेरित होकर यदि पंचायतें सक्रिय रहेगी तो निश्चय ही आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बन पाएंगी। इसी प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अब तक पंचायती राज संस्थाओं के विकास हेतु उठाए गए विभिन्न कदम कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें प्रथम है संवैधानिक कदम, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप। संवैधानिक कदम में पंचायती राज को एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया और इसमें स्वर्गीय श्री के स्थानम की पहल पर इसे एक बड़ी सीमा तक भारतीय संविधान में 40वें अनुच्छेद के रूप में शामिल किया गया। इस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया कि ग्राम पंचायतों को संगठन करने के लिए अग्रसर होगा तथा उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। इस प्रकार एक संवैधानिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए भारत में राज्य सरकारों ने पंचायत अधिनियम लागू किया गया। अपनी कुछ कमियों के बावजूद भी पंचायत संस्थाएं भारत में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन लाने वाला एक सक्षम संस्था के ढांचा प्रदान करती है। आगे इसी क्रम में दूसरी कमेटी बलवंत राय मेहता समिति, BR मेहता कमेटी, श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में परियोजनाओं की समिति के अध्ययन दल ने 1957 में अपनी रिपोर्ट में स्वशासन के तीनों स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी। इस प्रकार समिति ने राजनीतिक और प्रशासकीय शक्तियों के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर विचार प्रतिपादन किया। इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 1959 में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई। तत्पश्चात विभिन्न राज्यों ने भी ये व्यवस्था लागू की गई। बलवंत राय मेहता समिति का यह भी मत था कि उत्तरदायित्व और अधिकारों के बिना प्रगति संभव नहीं है, जबकि समुदाय अपनी समस्याओं को समझते हुए अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करे, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से आवश्यक अधिकारों का प्रयोग करे तथा स्थानीय प्रशासन पर लगातार सतर्क होकर निगरानी रखे। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर देश के अधिकांश भागों में पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया। गठित की गई कुल पंचायतों के अंतर्गत 90% ग्रामीण जनसंख्या आ गई हैं, जिसमें 4,974 खंडों में 4,033 पंचायतें थी। कुछ खंडों ने जिलों और तालुकों को प्रमुख यूनिट रखने का फैसला लिया था। कुल 399 जिलों में 262 जिलों में जिला परिषदों का गठन किया गया, जिसमें कुछ परिषदों की वास्तविक शक्ति ज़्यादा थी और कुछ की कम। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिन राज्यों ने पंचायती राज प्रणाली को अपनाया, उनमें से अधिकतर में यह व्यवस्था विफल रही, क्योंकि विकेंद्रीकरण योजना बन नहीं पाई और नेतृत्व का विकास नहीं हुआ। विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिकारियों पर निर्भरता अधिक रही। परिवर्तन अभिनवीकरण तथा परिणाम अभिनवीकरण प्रणाली में रिस कर पहुंचने में विफल रहा। आगे दूसरी कमेटी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति भी एक महत्वपूर्ण रूप से भूमिका का निर्वहन किया, जिसमें भारत सरकार ने 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में एक समिति का गठन किया, जिसमें पंचायती राज संस्था के विकास के बारे में यह एक और महत्वपूर्ण कदम था कि इस समिति ने पंचायत राज की विभिन्न संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा की और इन संस्थाओं को पुनः सक्रिय बनाने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिश की। समिति की यह टिप्पणी उचित ही थी कि पंचायत की कहानी उतार चढ़ावों की कहानी है। यह तीनों चरणों से
होकर गुजरी है, जिसमें सन 1958 से 1964 तक विकास चरण, 1965 से 69 तक ठहराव का चरण और 1969 से 77 तक का पतन का चरण शामिल किया गया। अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में दी, जिसका निम्नलिखित पैरा में स्वयं स्पष्ट किया गया, जिसमें बताया कि आमतौर पर पंचायती राज संस्थाओं का काम निराशाजनक रहा है और उसके पीछे कमियां और विफलताएं भी रही हैं। इन संस्थाओं में समाज के आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से दबदबे वाले लोग हावी रहे हैं, जिसके कारण कमज़ोर वर्ग तक लाभ नहीं पहुंच पाए। राजनीतिक गुटबंदी के कारण भी कामकाज की विकृति आई है और विकास कार्य अवरुद्ध और कमज़ोर हुआ है। भ्रष्टाचार, अकुशलता, नियमों की अवहेलना, दैनिक कामकाज व राजनीतिक हस्तक्षेप, गुटबंदी, स्वार्थ प्रेरित कार्यवाही, सेवा भावनाओं की जगह अधिकारों पर कब्जा, इन तमाम कारणों से औसत ग्रामीण के लिए पंचायती राज की उपयोगिता सीमित रह गई है। आगे हम बात करें, अशोक मेहता ने 2 स्तरों पर पंचायती राज का मॉडल का भी सुझाव दिया, अर्थात जिला परिषद और पंचायत मंडल। इस समिति ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंध पर जोर दिया और सिफारिश की कि केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का वितरण है, वर्तमान योजना तक पृथक से विचार किया गया। समिति की रिपोर्ट के बाद एक मॉडल विधेयक तैयार किया गया और आशा थी कि राज्य सरकारें इस विधेयक का अनुसरण करेगी और विधेयक को पारित करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चौथी हम बात करें राव समिति की सुझाव में पंचायती राज के विकास के लिए राव समिति श्री जी.वी.के. राव की अध्यक्षता में सन 1985 में गठित की गई। राव समिति की मुख्य सिफारिशें थी कि जिला स्तर पर प्रभावी समन्वय, उपयुक्त निर्देशन, दूसरा नियोजन का विकेंद्रीकरण, तीसरा राष्ट्रीय उद्देश्यों, जिला स्तर पर क्षेत्रीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। पांचवी हम बात करें सिंघवी समिति। इस समिति का गठन 1986 में किया गया, जिसके अध्यक्ष श्री LM सिंघवी थे। सिंघवी समिति ने त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इस समिति ने ग्राम सभा को प्रजातंत्र की तीसरी कतार माना, जबकि लोकसभा को प्रथम और विधानसभा को दूसरी कतार। आगे इसी क्रम में 13वां संविधान संशोधन छठा, जिसमें वर्ष 1977 से 1987 तक पंचायती राज संस्थाएं उपेक्षा की दौर से गुजरी। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की निम्नलिखित टिप्पणी से पंचायती राज के जरिए विकास योजनाओं की विफलता का स्पष्ट संकेत मिलता है कि उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं के लिए दिए गए प्रत्येक 100 रुपये में से 85 रुपये का वेतन इमारत पर खर्च कर दिए गए और 15 रुपये ही कार्यक्रम पर। हम यह नहीं कह सकते कि अगर योजनाओं की जड़ें गाँवों में और सबसे गरीब लोगों के घरों में नहीं है तो योजना प्रभावकारी हो पाएगी। इसी प्रकार स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने ग्रामीण विकास में पंचायती राज के महत्व को स्वीकार करते हुए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए भी पंचायती राज को सुदृढ़ करने का आह्वान किया, जिसमें तत्कालीन संवैधानिक और सामाजिक ढांचे के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाएं सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकती थी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज संस्थाओं के विकास हेतु 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया। इस संविधान को संसद ने 1993 में पारित किया गया कि यह अधिनियम इन संस्थाओं के विकास में एक पत्थर का मील भी साबित हुआ। इस प्रकार हमने आज इस व्याख्यान में भारत में पंचायती राज संस्थाओं के विकास हेतु कौन कौन से कदम हैं उनका हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया, जिसमें हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि विभिन्न प्रकार की समितियां, जिसमें संवैधानिक कदम और बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति, राव समिति, सिंघवी समिति और 13वां संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण तरीके से भूमिका का निर्वहन करते हैं और पंचायती राज संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कार्य करते हैं। इस प्रकार भारत में पंचायती राज संस्थाओं
के विकास निरंतर बढ़ रहे हैं। आगे हम इसी क्रम में पढ़ेंगे भारत में पंचायती राज संस्थाओं के विकास या उनकी क्या आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्या उपलब्धियां रहीं और क्या कमियां रहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।